माय यूट्यूब चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इस चैप्टर के, जो है एड्स यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। इसकी डिटेल स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। सो मेरी वीडियो लास्ट तक देखना विदाउट स्किपिंग। एड्स का सबसे पहले इसका फुल फॉर्म की बात करते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, इसमें होता क्या है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनिटी होती है जो पर्सन में, वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इवन जो पर्सन होता है वो नॉर्मल डिसीजेस से, नॉर्मली जो डिसीजेस होती है उनसे भी नहीं लड़ पाता। इतनी वीक हो जाती है इम्यूनिटी कि वो पर्सन सरवाइव नहीं कर पाता है। जैसे कि किस तरह से सरवाइव नहीं कर पाता कि ज़रा सी ठंडक होते ही, ज़रा सा विंटर्स की स्टार्टिंग में ही उसको कोल्ड कफ वगैरह छोटी छोटी चीज़ों के अगेंस्ट भी उसकी बॉडी जो है लड़ नहीं पाती है। ठीक, तो इसके सबसे पहले बात करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो इम्यूनो, हमें पता है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डेफिशिएंसी यानी कि उससे कम, उसका कम होना, यानी कि बहुत कम हो जाना, डेफिशिएंसी कमी हो जाना बॉडी में इम्यूनिटी की। एंड सिंड्रोम का क्या मतलब होता है? सिंड्रोम का मतलब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब सिम्टम्स किसी डिसीज के ही होंगे तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ डिसीजेस भी कह सकते हैं। ठीक, सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स या ग्रुप ऑफ डिसीजेस, बहुत जो एक साथ टुगेदर बहुत सारी डिसीजेस का होना, बहुत सारे सिम्टम्स शो होना बॉडी में, वो कहलाता है सिंड्रोम। ठीक, अब बात करते हैं कि ये होता कैसे है, यानी कि इसके कॉजेस की। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इसके कॉजेस की। तो वी ऑल नो कि इट इज कॉज्ड बाय HIV, यानी कि एक रेट्रोवायरस के थ्रू होता है ये। रेट्रोवायरस जिसका नाम है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक, यानी कि ये जो वायरस है ये पर्सन की बॉडी में जाते ही उसकी इम्यूनिटी को बिल्कुल खराब करना, वीक करना शुरू कर देता है। अब रेट्रोवायरस का क्या मतलब होता है? रेट्रोवायरस मतलब कि ऐसा वायरस जो कि किसी पर्सन की बॉडी में, होस्ट की बॉडी में एंटर करते ही अपना जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी बॉडी में ट्रांसफर करे और उसकी यानी कि होस्ट की मशीनरी की हेल्प से अपने आप को ग्रो करे, खुद का जेनेटिक मटेरियल को उसकी बॉडी में, होस्ट में ग्रो करे, वो कहलाता है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। हम लोग ने पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में कि जो रेट्रोवायरस होता है ये जीन ट्रांसफर करते हैं जब हम लोग, तब भी यूज करते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो रेट्रोवायरस यूज हुआ है वो HIV है। ऑलराइट, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो ये वायरस है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक, कॉज तो पता चल गया कि कैसे होता है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो इसका डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है सबसे पहली बात। ठीक, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इसका। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जेनेटिक मटेरियल वो RNA होता है। जेनेटिक मटेरियल इज RNA। एंड जो ये वायरस होता है इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एनवेलप कह सकते हैं। जो एनवेलप होता है वो डबल लेयर्ड होता है। डबल लेयर्ड किस चीज का? फैटी एसिड्स या लिपिड का। ठीक, डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर जो होता है फैटी एसिड्स का या लिपिड्स का होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो डिसीज है ये, या मैकेनिज्म ऑफ HIV की बात करते हैं। ठीक, मैकेनिज्म की बात करते हैं कि ये कैसे ग्रो करता है बॉडी में, क्या खराबियां करता है, कैसे ग्रो करता है। ऑलराइट, मैकेनिज्म ऑफ
HIV। ठीक, तो देखो होता क्या है कि जैसे ही ये जीनोम जो होता है इसका रेट्रोवायरस HIV वायरस होता है, ये जैसे ही पर्सन की बॉडी में एंटर करता है सबसे पहले कहाँ अटैक करता है? T4 सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स के T4 सेल्स में। दिस पॉइंट शुड बी मेंशन्ड कि ये टी लिम्फोसाइट्स के T4 सेल्स में जा करके अटैक करता है एंड T4 सेल्स को खराब करना शुरू कर देता है, मशीनरी यूज करके खुद को ग्रो करना शुरू कर देता है। एंड जो T4 सेल्स होते हैं इनका मेजर काम क्या होता है? इम्यूनिटी को बढ़ाना, यानी कि एंटीबॉडीज सेक्रीट करना वगैरह, इम्यूनिटी को बूस्ट करना। ठीक, ये काम होता है T4 सेल्स का। अब जैसे T4 सेल्स में वो जाता है वायरस, वहाँ पे खुद को ग्रो करने लगता है, इसको खराब करने लगता है। होता क्या है, जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स का हमें पता है फंक्शन क्या होता है। ये बी सेल्स, टी सेल्स जो होते हैं ये बी सेल्स को हेल्प करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। जब टी सेल्स सारे खराब हो जाएंगे, उनकी जगह ये जो वायरस होंगे ये ग्रो करने लग जाएंगे। तो जब बी सेल्स को इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगी, जब हेल्प ही नहीं मिलेगी टी सेल्स की, तो वो कैसे खुद को ग्रो करेंगे? हेल्पर टी सेल्स की हेल्प से ग्रो करते हैं वो। अब जब टी सेल्स ही नहीं होंगे तो वो ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, वो एंटीबॉडीज को बना ही नहीं पाएंगे। इसकी वजह से एंटीबॉडीज नहीं बन पाती हैं। ठीक, और पर्सन की जो इम्यूनिटी होती है वो इस हद तक वीक हो जाती है कि वो नॉर्मल डिसीजेस से भी नहीं लड़ सकता। सो ये जो वायरस है ये T4 सेल्स जो होते हैं इन पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये रेस्पॉन्स पर्टिकुलर डिसीज के लिए अगेंस्ट नहीं जनरेट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट जनरेट नहीं कर पाते। ठीक, अब ये जो वायरस होता है बॉडी में रहता कितने समय से? तो 6 months to 5 years तक ये वायरस, HIV वायरस बॉडी में रहता है, डोरमेंट रहता है, यानी कि कोई सिम्टम्स या कोई हार्म इतने समय तक लगभग शो नहीं करता है। ठीक, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को जो है वो खोखला करने लग जाता है, यानी कि बॉडी जो होती है धीरे धीरे बॉडी को वीक करने लग जाता है, क्योंकि इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है तो धीरे धीरे बॉडी वीक होने लग जाती है। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है जब तक ये डोरमेंट रहता है, यानी कि कोई असर, कोई सिम्टम्स नहीं शो करता, कोई हार्म नहीं शो करता है, तब तक इसका जो ये टाइम पीरियड है 6 months to 5 years तक, ये कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक, तो ये थी मैकेनिज्म, इसका डायग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर था। देखो मैंने ये पार्ट जो है मुझे एनसीईआरटी में कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मैंने इसलिए बाकी दूसरी बुक्स रेफर करी, न्यूटन वगैरह बुक्स रेफर करी, बट डायग्राम जो है एनसीईआरटी का बेस्ट है, इसलिए डायग्राम एनसीईआरटी का ही बनेगा। उसी डायग्राम को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो गाइज, अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो जो रेट्रोवायरस है ये उसका जीनोम है। ठीक, रेट्रो वायरस जो है उसका जीनोम है, प्रोटीन कोटेड वायरस है। ऑलराइट, होगा क्या कि ये जो जीनोम है ये नॉर्मल जो सेल्स हैं ये सबसे पहले बॉडी में जाकर के किसकी, होस्ट की बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से मल्टीप्लाई होगा? नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, नॉर्मल सेल्स को इन्फेक्ट्स नॉर्मल सेल्स। कैसे इन्फेक्ट करेगा? अब देखो, जैसे कि इन्फेक्टेड सेल है, इसका जो जीनोम है कहाँ जाएगा? इस तरह से जो एनिमल सेल या होस्ट सेल है उसके अंदर एंटर करेगा। ठीक, इसका ये जो जीनोम है एंटर करेगा। ठीक, उसके बाद होगा क्या? वायरस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। सबसे पहली बात, जो एंजाइम है इस वायरस में वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, उसकी हेल्प से ग्रो करेगा। यानी कि जैसे डीएनए से आरएनए से प्रोटीन बनता था, याद करो मैंने बताया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज में क्या होगा? डीएनए से आरएनए, आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से फिर से डीएनए बनेगा। ठीक, यहीं पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, आरएनए से डीएनए बनेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ये ग्रो करेगा ये वायरस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से ग्रो करेगा।
फिर क्या होगा कि ये न्यूक्लियस में एंटर करेगा, न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल है, एंटर्स टू न्यूक्लियस, ठीक, डेवलप्स इट्स जेनेटिक मटेरियल बाय यूजिंग होस्ट मशीनरी, ठीक, यहाँ पे डेवलप होएगा। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे डेवलप हो गया तो ये जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल था ये यूज करके ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा वायरस का जेनेटिक मटेरियल डेवलप हो गया। वायरस के जेनेटिक मटेरियल से एक डीएनए निकलेगा या एक जीनोम निकलेगा, कह सकते हैं, निकला। दूसरे सेल्स को इसने, ये दूसरे सेल्स में इन्फेक्ट चला गया, दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक, इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया। फिर ये जो सेल्स निकलेंगे ये दूसरे इन्फेक्ट्स अदर सेल्स, ठीक, आ गई बात समझ में। बस इतनी सी बात है कि देखो बायोटेक्नोलॉजी वाला ही प्रोसेस है पूरा, कि जो वायरस है वो ह्यूमन, ये जो होस्ट है उसके अंदर एंटर करेगा, उसके सेल की मशीनरी लेकर के उसके अपना जेनेटिक मटेरियल उसके जेनेटिक मटेरियल में मर्ज करके जोड़ेगा, ठीक, ग्रो कराएगा। फिर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, बाहर निकल के क्या होगा कि वो बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करेगा, ठीक, बिल्कुल वही प्रोसेस है। बस थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे इन्फेक्शन वाला पार्ट है, वहाँ पे कोई वैक्सीन वगैरह पूरी बॉडी में जब हम लोग को डालनी होती थी या यूज़ करना होता था उन सब चीज़ों का, तब वहाँ पे उस चीज़ के लिए यूज़ होता था, ठीक। ये जेनेटिक मटेरियल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कह दो, ठीक, बस इतना सा पार्ट है। अब सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैकेनिज्म पूरा, सिम्टम्स ऑफ द डिसीज दैट आर वेट लॉस, फीवर, डायरिया, ओरल थ्रश, एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ ग्लैंड। ऑलराइट, ओरल थ्रश मीन्स देखो जो टंग होती है उसके ऊपर कुछ वाइट से लेयरिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेयरिंग हो जाती है, उसको कहते हैं ओरल थ्रश, ये सिम्टम है, ठीक। इन सेवियर केसेस पेशेंट्स में डेवलप निमोनिया, कैपोसी सार्कोमा, कैपोसी सिंड्रोम भी जिसको कहते हैं, एंड लिम्फोमिया, ठीक। कैपोसी सार्कोमा हमें पता है स्किन कैंसर को कहते हैं, एंड लिम्फोमा किसको कहते हैं, कैंसर ऑफ लिम्फ ग्लैंड, ठीक। ये सिम्टम्स हैं इसके। एक पॉइंट और है इसमें कि ऑल्दो इट्स इंक्यूबेशन period is long, but once it develops into it causes rapid decline in health. It causes rapid decline in health, ठीक। जब तक ये डेवलप नहीं होता तब तक वो जो पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि ग्रोथ ऑफ वायरस जो होता है, वायरस जब तक ग्रो करता है, जब तक पहली सिम्टम ना शो करे, उस पीरियड को कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये डिसीज का लेंदी है, लेकिन एक बार ये ग्रो कर जाए, ये डिसीज फॉर्म हो जाए बंदे में, तो उसके बाद बहुत रैपिड डिक्लाइन होने लगता है, ठीक। इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो जाता है, इतना ज़्यादा डिक्लाइन हो जाता है कि जो पर्सन होता है वो नॉर्मल डिसीजेस से भी नहीं लड़ पाता, ठीक। अब बात करते हैं इसके कुछ ट्रीटमेंट्स या प्रिवेंशन कह सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, यानी कि जो लोग ब्लड की कमी हो जाती है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज कराते हैं, यानी कि ब्लड उनकी बॉडी में डाला जाता है, ठीक। उससे बहुत खतरा होता है, बहुत रिस्क होता है डिसीज के फॉरवर्ड होने का, किसी पे के ऊपर फैलने का, ठीक। क्योंकि अगर जो ब्लड है वो ही इन्फेक्टेड है तो फिर तो बंदे में हो ही जाएगा ये डिसीज। ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं अब। ट्रीटमेंट या प्रिवेंशंस, ठीक।
सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हो उसको बहुत अच्छे से जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करा जाए, एक हेल्दी पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज करा जाए, ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज़ करना चाहिए अगर ऐसी कोई ज़रूरत है तो। ऐसा तो कोई इस डिसीज़ का प्रिवेंशन है लेकिन क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। बट फिर भी कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि जो टैबलेट होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जो कि इस डिसीज़ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज़ होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को पॉज करने के लिए, ताकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ना हो पाए। तो वो कौन सी होती है उनकी बात करते हैं। एन ब्यूटाइल नोजोरो नीमाइसिन, ठीक। एक ये होती है, एक AZT होती है, एजोडोथाइमिन, ठीक। ये दोनों टैबलेट्स यूज़ हो जाती हैं। इन दोनों की टैबलेट्स जो होती हैं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है। ये बस एक ये कह सकते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को पॉज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो ये डिसीज़ है वो टच वगैरह से नहीं होती है, कि सलाइवा वगैरह से नहीं होती है, बट जो फ्लूइड होता है, बॉडी का फ्लूइड रिलीज होता है, उससे ये फैल सकता है। वैसे ये नॉन कम्युनिकेबल होता है, ठीक। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे आज की वीडियो में। ये वीडियो काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिसीजेस के पार्ट सारे ख़त्म हो गए। यहाँ पे डिसीजेस वगैरह सारी ओवर हो गई हैं। बहुत जल्दी इस चैप्टर को भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में पोस्ट करूँगी। तब तक वेट फॉर दैट वीडियो, हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड टू द प्रीवियस वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। जो ना समझ में आए, डाउट्स हो, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पुट अप करना। ऑल राइट, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय बाय।